प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है शिक्षा में भारतीय लोकाचार या लोक व्यवहार। एक विषय होता है खासकर इंडियन नॉलेज सिस्टम में और योग विषय के जो विद्यार्थी होते हैं, उनका एक विषय होता है इंडियन इथोज इन एजुकेशन। ये सब्जेक्ट का टाइटल है। तो देखिए, जो शिक्षा में भारतीय लोकाचार या लोक व्यवहार कैसा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इथोज क्या होते हैं, क्योंकि ये एक नया शब्द है और बहुत से विद्यार्थियों ने इस शब्द को पहली बार सुना है। तो अगर हमारा ये शब्द क्लियर हो जाता है, इस शब्द के अर्थ को ठीक से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट के सभी विषयों को गहनता से समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इथोज को ही जान लेते हैं। देखिए, इथोज का मतलब लोकाचार होता है, लोक व्यवहार होता है। इथोज एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र। एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र। तो देखिए, किसी संस्कृति का कोई भी संस्कृति हो सकती है या कोई समाज हो सकता है, उसका मौलिक चरित्र, उसका फंडामेंटल कैरेक्टर, उसका बेस होता है। किसी भी संस्कृति का जो चरित्र होता है वो मुख्य होता है। तो किसी भी संस्कृति का मौलिक चरित्र या उसकी स्पिरिट, आत्मा, भावना या अंतर्निहित भावना जो किसी समूह, समाज की मान्यताओं, रीति रिवाजों या प्रथाओं को सूचित करती है या उन्हें प्रभावित करती है। यानी संस्कृति के ऊपर मौलिक चरित्र का, भावनाओं का और मान्यताओं का, रीति रिवाजों का और जो भी प्रथाएं होती हैं समाज में प्रचलित, उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये इथोज की डेफिनेशन थी। और देखिए, इथोज एक लोकाचार होता है, लोक व्यवहार होता है। देखिए, यहाँ पर लोकाचार को आप समझ सकते हैं, ये प्रकृति है, चरित्र भी होता है, स्वभाव भी होता है, जो स्वाभाविक स्वभाव होता है ना, जो नेचुरल स्वभाव होता है ना। हर व्यक्ति का, वस्तु का, सभी का अपना एक स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, सदाचार होता है ना, बिहेवियर होता है, कैरेक्टर होता है। और भी अगर हम इथोज के सिनोनिम्स देखें तो देखिए, प्रिंसिपल्स होते हैं यानी सिद्धांत होते हैं। तो किसी भी समाज के, संस्कृति के, संस्था के अपने सिद्धांत होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपने रूल होते हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड्स होते हैं यानी अपने पैमाने होते हैं। इथिक्स होता है यानी नैतिकता होती है ना, इथिकल वैल्यू होती है ना। ऐसे ही मॉरल्स होते हैं, मॉरलिटी भी कह सकते हैं उसको, वैल्यूज कह सकते हैं, है ना, बिलीफ कह सकते हैं, विश्वास होता है, आस्था होती है, मैनर्स होते हैं ना, है ना। कहते हैं ना कई बार कि आपके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, यानी आपका जो लोक व्यवहार है वो ठीक नहीं है। तो गुड कंडक्ट, गुड मैनर्स, है ना, उसकी
ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे। कस्टम्स, है ना? आपका कस्टम्स, स्पिरिट ऑफ ए कल्चर, यानी इथोज जो होते हैं वो किसी भी कल्चर के, किसी भी संस्कृति के क्या होते हैं? स्पिरिट होते हैं, यानी उसकी आत्मा होती है, उसकी भावना होती है। तो आप समझ गए होंगे इथोज का मतलब गुड कैरेक्टर से है, आपकी मोरल वैल्यूज से है, आपकी संस्कृति समाज से है, आपके बिलीफ से है, आपके मैनर्स पे है ना? ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? लोकाचार बनाते हैं। तो थोड़ा-सा अर्थ आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, ये शब्द हम जान चुके हैं, यानी इथोज के बारे में या लोकाचार के बारे में या लोक व्यवहार के बारे में। लोकाचार को भी हम समझ लेते हैं। ये शब्द इथोज का हिंदी रूपांतरण है लोकाचार, यानी लोक। लोक का मतलब यहाँ पर लोगों से है ना? समाज से है। और आचार, है ना? लोक आचार यानी लोगों के साथ आपका कैसा कंडक्ट है ना? आपका कैसा व्यवहार है, ये महत्वपूर्ण है। लोक व्यवहार, है ना? लोगों के साथ आपका कैसा आचरण है, कैसा बिहेवियर है ना? समाज में आपका कैसा एटीट्यूड है, कैसा व्यवहार है ना? लोकाचार का मतलब लोक व्यवहार, पीपल्स के साथ आपका कैसा व्यवहार है, लोगों के साथ समाज में, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके समाज के मोहल्ले के कोई भी लोग हों, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये भी इथोज में ही आता है। तो देखिए, भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, अब इसके बाद हम चलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना? तो इथोज को तो हमने जान लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं, इस शब्द को हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इंडियन का मतलब भारतीय होता है ना? इन एजुकेशन, तो जो इंडियन इथोज, जो भारतीय इथोज हैं, भारतीय जो लोकाचार हैं, वो उनका शिक्षा में क्या योगदान है, क्यों महत्वपूर्ण है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। यानी शिक्षा में भारतीय लोकाचार, है ना? तो इथोज को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं। हमारे पास 3 कीवर्ड हैं, एक इथोज है, एक इंडियन है और तीसरा एजुकेशन है। तो इस कीवर्ड को हम समझ चुके हैं, इथोज को। अब आगे हम बात करें एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा यानी शिक्षा का मतलब तालीम। शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी आप इसमें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, और जीवन भर व्यक्ति जब तक सांसें चलती रहती हैं तब तक कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। ठीक है? तो जो कहा भी जाता है ना, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही ऊंचाई मापते हैं आसमानों की। लेकिन एक मानव को, एक इंसान को तालीम दी जाती है, एक अच्छी शिक्षा दी जाती है, एक व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, एक जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है कि कैसे वो अपने जीवन को अच्छा बनाए, कैसे वो अपने व्यवहार को अच्छा बनाए और कैसे उसका जीवन समाज के लिए उपयोगी रहे, कैसे वो एक सामान्य मानव से महामानव बन जाए। इन सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा की डेफिनेशन है वो महात्मा गांधी जी भी देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी देते हैं, स्वामी दयानंद जी भी देते हैं, हमारे सभी ऋषि मुनि, योग गुरु, शिक्षाविद, सभी ने अपने अपने अनुसार, सुकरात, अरस्तु, है ना? सभी जो भी भारतीय और विदेशी शिक्षाविद हैं, उन सभी ने एजुकेशन को डिफाइन किया है, परिभाषा दी है।
और उन सभी का एक ही मकसद है। किसी ने कहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। किसी ने कहा है कि अ, शरीर, मन और आत्मा का विकास शिक्षा है ना? किसी ने कहा है कि इंद्रियों को से सीखने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि हम पाँचों जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रिय, उनसे हम सीखते हैं, वो शिक्षा है। तो शिक्षा की काफ़ी डेफिनेशंस हैं, वो आप लिख सकते हैं देखकर किसी बुक में। तो वास्तव में शिक्षा और खासकर भारतीय शिक्षा, है ना? हमने आगे लिखा है इंडियन, मतलब भारतीय, जो भारतीय शिक्षा है ये महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन हो सकता है अलग तरह की हो, लेकिन हम भारतीय हैं और हमारा विषय भी यही है, इंडियन इथोस इन एजुकेशन। तो भारतीय जो शिक्षा है उसका संबंध वेदों से माना जाता है, हमारी ऋषि परंपरा से माना जाता है, गुरु परंपरा से माना जाता है। और वेदों की अगर मैं बात करूं तो वेदों को पढ़ने से पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, अनुच्छंद, ज्योतिष, इन सबको पढ़ने की बात कही गई है। ये वेदों के अंग हैं, इनको पढ़ने के बाद ही हम आगे की पढ़ाई पढ़ सकते थे। तो जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम रहा है उसके अंदर ये रहा है कि पहले तो श्रवण प्रक्रिया चलती थी, यानी बच्चा सुनता था, उन चीज़ों को याद करता था और इसी तरह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी। लेकिन इसके बाद गुरुकुल शिक्षा आई, है ना? मंदिरों के अंदर, आश्रम में, गुरुकुल में, इनमें शिक्षा की शुरुआत होने लग गई, ठीक है? जो श्रुति प्रक्रिया थी, जो सुनकर थी कि एक शिष्य ने सुना, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारा, गहनता से उन चीज़ों को समझा, वो जो पहले शिक्षा थी वो व्यावसायिक नहीं थी, आमदनी के लिए नहीं थी, जॉब के लिए नहीं थी। वो शिक्षा का मतलब था कि बच्चा तैयार होकर समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, यानी वो समाज में क्या योगदान दे सकता है, यानी उसको शिक्षित कर दिया है तो आने वाली पीढ़ियों को वो शिक्षित करेगा। वो शिक्षा अलग-अलग तरह से हो सकती थी, यानी घुड़सवारी भी हो सकती थी, है ना? धनुर्विद्या भी हो सकती थी, है ना? संगीत भी हो सकता था, है ना? कविता पाठ भी हो सकता था और अलग-अलग तरह की शिक्षाएँ होती थी। जो जीवन उपयोगी थी, जीवन के लिए ही थी, है ना? जीवन उपयोगी थी, जीवन के लिए थी, जीवन के कल्याण के लिए थी, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए थी, है ना? जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, समग्र स्वास्थ्य के लिए थी। यानी वो शिक्षा बच्चे के शारीरिक पक्ष को भी ध्यान में रखती थी, मानसिक पक्ष पर भी, आध्यात्मिक पक्ष पर भी, है ना? भावनात्मक पक्ष पर भी, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा दी जाती थी, है ना? जैसे शिक्षा का मकसद उस समय डिग्रियाँ लेना नहीं था, है ना? आजकल लिटरेट करते हैं, वो नहीं था। लिटरेट का मतलब जिन्होंने डिग्रियाँ ले रखी हैं, क्वालिफ़ाइड हैं, और एजुकेटेड वो होता है जो जिन्होंने वास्तविक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया है अपने अनुभव से। तो हमारी जो माताएँ थी वो भी शिक्षित होती थी, है ना? हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी शिक्षित होते थे। यानी उन्हें व्यावहारिक ज्ञान था, उन्हें जीवन का ज्ञान था कि कैसे बच्चे पालने हैं, है ना? कैसे बच्चों की केयर करनी है ना? पहले देखा होगा कि अनपढ़ जो दाई होती थी, वो डिलीवरी करवा देती थी, है ना? बच्चे की, और पूरा केयर करती थी, है ना? एक पूरा नैसर्गिक तरीके से, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, बच्चे की माँ जो है यानी जो जिनको बच्चा हुआ है, उनको क्या खिलाना है ना? किस चीज़ के लड्डू खिलाने हैं, कितने दिन आराम करना है, नहलाना कैसे है, क्या क्या खिलाना है बच्चे को, कितने दिन तक क्या खिलाना है, कितने दिन घर से बाहर नहीं सब साइंटिफिक बेस्ड एजुकेशन थी। अब मान लीजिए एक बच्चा बहुत पढ़ लेता है, एक लड़की बहुत पढ़ लेती है, एक लड़का बहुत पढ़ लेता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उन्हें अ, बच्चे पैदा करने की ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें गर्भ संस्कार के बारे में नहीं पता है, या बच्चे का पालन-पोषण कैसे करें ऐसा उन्हें नहीं पता है, तो फिर उनकी शिक्षा किस काम की? तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है, मूल जो लक्ष्य है, वो यही है कि व्यक्ति को शिक्षित करना और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, है ना? समग्र उसका विकास करना। वो भौतिक विकास भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल विकास भी हो सकता है, वो अ, समग्र विकास भी हो सकता है ना? तो वेदों में हमारे गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा की बात की गई है और सारी शिक्षा करैक्टर बिल्ड होती थी, है ना? पहले लिखा भी होता था ना,
कि धन गया तो कुछ नहीं गया, है ना? और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, ऐसे पढ़ा होगा आपने। यानी वो धन को महत्व नहीं देते थे, वो चरित्र को महत्व देते थे। तो जिसका जितना अच्छा चरित्र होता था, जितना अच्छा कैरेक्टर होता था, वो समाज के लिए उतना ही ज़्यादा उपयोगी भी था वो व्यक्ति, और समाज में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेदों में शिक्षा पर बहुत प्रकाश डाला गया है, यानी मंदिरों में भी, आश्रमों में भी, गुरुकुल में रहकर शिक्षा दी जाती थी गुरु के द्वारा, जो श्रवण प्रक्रिया पर आधारित होती थी। सुनकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर अगली पीढ़ी को वो जो सुनी हुई चीज़ें थी, यानी वो खुद ही अपने आप में डिक्शनरी होते थे, और गुरु शिष्य परंपरा से वो अपने ज्ञान को आगे प्रेषित करते रहते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व था, है ना? आपने पढ़ा भी होगा ना कि वेदों में और उपनिषदों में कहा गया ना, गुरु के सानिध्य में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, है ना? उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु की के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के चरणों में बैठकर वो शिक्षा दी जाती थी। तो अ, उसके बाद वेद, उपनिषद, अब एपिक्स की बात करें, हमारे एपिक्स जो हैं, हमारे जो महाकाव्य है, रामायण महाभारत में भी गुरु शिष्य परंपरा की बात की गई है ना, कि गीता में भी कहा है कि प्रणिपातेन गुरु सेवाभ्याम, यानी हे अर्जुन, अगर तुम्हें ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करना है तो उनकी शरण में जाओ और उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें वो आध्यात्मिक या तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसा गीता में कहा है। ऐसे ही पूरी रामायण में गुरु शिष्य परंपरा की बात की है और शिक्षा की बात की है। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है उसके अंदर भी महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को जब वो विचलित होते हैं, जब वो असहज होते हैं, अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, तब उनको ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो मतलब पहले हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी भी था, अध्यात्म भी था ना, लौकिक भी थी, व्यवहारिक भी थी और आध्यात्मिक भी थी, है ना? और ऐसे पुराणों में भी जितने भी पुराण हैं सभी में शिक्षा की बात की गई है, और हमारे सभी योग ग्रंथों में भी चाहे हठ प्रदीपिका हो, चाहे घृण संहिता हो, चाहे शिव संहिता हो, है ना? चाहे सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो, चाहे वशिष्ठ संहिता हो, चाहे कोई भी योग का ग्रंथ हो, चाहे योग सूत्र हो, सभी में गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान अर्जन की बात कही है, ज्ञान प्राप्ति की बात कही है ना? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है ना? और इसके बाद अगर मैं बात करूं पाणिनि पाणिनीय जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें भी पाणिनि ने तो पूरा बताया ही है, अष्टाध्यायी जो है उनका, उसमें तो पूरा बताया है कि कैसे शब्दों को आपको बोलना है, कैसे उनका उच्चारण करना है, ये तमाम बातें पाणिनि व्याकरण में मिलती हैं। तो ग्रामर का ऑथेंटिक जो ज्ञान है वो पूरा अष्टाध्यायी में मिलता है। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, एपिक्स के बाद, पाणिनीय शिक्षा के बाद जैन और बौद्ध जैन और बौद्ध परंपरा में भी गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखने का विधान बताया है ना? इनकी शिक्षाएं हैं, महावर्त भी इसमें बताए गए हैं, पाली की भी बात की गई है, प्राकृतिक भाषा की भी बात की है ना, प्राकृत भाषा है जैन धर्म में, जैन फिलॉसफी में। ऐसे बौद्ध में पाली और मगधी जो भाषा है उसकी बात की गई है, और गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखने का विधान बताया गया है। और प्राचीन काल में हमारे जो शिक्षा के जो केंद्र होते थे वो हमारे नालंदा, सबसे पुराना जो शिक्षा का केंद्र है वो नालंदा होता था, फिर तक्षशिला होता था, है ना? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब पुराने, शारदा पीठ, ये सब पुराने शिक्षा के केंद्र थे, यानी मंदिर, आश्रम, गुरुकुल, है ना, विद्यालय, महाविद्यालय, इन विश्वविद्यालय, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय के लिए शिक्षा के केंद्र होते थे। कुछ जगह पर मैक्सिमम तो पहले रेजिडेंशियल जो पर्पस था वो होता था, यानी बच्चा गुरु की शरण में या गुरु के सानिध्य में रहकर ही एक अवस्था तक, एक उम्र तक पूरा ज्ञान
प्राप्त करता था, उसी के बाद वो अपने घर पर लौटता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, है ना? शिक्षा जो है वो भारतीय संस्कृति की प्राण है और भारतीय एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें जो शिक्षा है, वो चरित्र पर आधारित थी और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर आधारित थी। यानी किसी भी एक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता था और उसका शिक्षा का मकसद यही था कि ये बच्चा अ, एक नहीं है, पूरा समाज है और इसका लाभ पूरे समाज को और आने वाली पीढ़ियों को अवश्य मिलेगा। यानी इससे खुद का डेवलपमेंट तो होता ही होता था, साथ में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं और समाज है, उसके विकास के लिए भी व्यक्ति को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हमारे सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने, सभी गुरुओं ने, सभी योगाचार्यों ने, सभी शिक्षाविदों ने शिक्षा पर बहुत ही फ़ोकस किया था। अगर मैं बात करूँ प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी, वो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए नहीं थी। वो तो बाद में एक दौर आया था जिसमें महिलाओं को वर्जित था शिक्षा लेना। लेकिन मैं बात करूँ अनसुईया की, मैं बात करूँ मैत्रेयी की, है ना? ये सभी शिक्षित महिलाएँ थी, विद्वान महिलाएँ थी, है ना? याज्ञवल्क्य स्मृति में संवाद मिलता है ना? इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में, है ना, मैत्रेयी, केकयी, जो भी हमारी माताएँ हैं या जो भी आदर्श देवियाँ हैं, वो सभी शिक्षाविद होती थी और महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा का अधिकार था। लेकिन बाद में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के बाद भारत में वो व्यवस्था नहीं रही और उसको आघात हुआ। लेकिन धीरे-धीरे हम उसी पटल पर आते जा रहे हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यानी सॉरी, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें पूरा फोकस है कि कैसे हम भारतीय संस्कृति को, कैसे भारतीय सभ्यता को और कैसे भारतीय जो ग्रंथ हैं, उनमें जो शिक्षा निहित है, वो कैसे हम बच्चों तक पहुँचाएँ। तो छूट दी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चा साइंस पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए, मैथ पढ़ते हुए, कॉमर्स पढ़ते हुए या दूसरे मेडिकल, नॉन मेडिकल या जितने भी दूसरे विषय हैं, उनको पढ़ते हुए भी भारतीय शिक्षण पद्धति और भारतीय जो सनातन परंपरा है, उसके किसी भी विषय को वो उसके साथ पढ़ सकता है। तो बहुत ही बड़ा एजुकेशन सिस्टम रहा है भारतीय संस्कृति का, चाहे वो वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे पुराण हों, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, योग वशिष्ठ हो, है ना? जैन, बौद्ध हो, सभी में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 आ रही है, उसका मकसद यही है कि बच्चे मॉडर्न पढ़ाई भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से अवश्य जुड़े रहें, उनसे दूर ना जाएँ और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बना दिया गया है ना? सीबीएसई है या दूसरे जो स्टेट बोर्ड हैं, इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है, जिसके अंदर वैदिक रीति से भी शिक्षा देने का विधान उसमें बताया गया है। तो जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एनईपी जो है, सॉरी, आईकेएस जो है, आईकेएस आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भारतीय जो परंपरागत जो प्रणाली है, ज्ञान की जो प्रणाली है, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब हमारे वेदों के भी कुछ अंग हैं, हमारे उपनिषदों के भी, जिनमें साइंस की बात की गई है, जिसमें बिजली बनाने की बात बताई गई है ना? जिसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दिए गए हैं, है ना? बहुत काल गणना दी गई है, ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो उन विषयों को साइंस के साथ जोड़कर पढ़ाने का भी इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम था, वो सर्वोपरि था, सर्वश्रेष्ठ था। पूरी दुनिया के लोग हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि जो विश्वविद्यालय थे, उनमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यानी भारत में उच्च शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी, हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता था और भारतीय शिक्षा प्रणाली में बच्चों के ऊपर भी फोकस किया जाता था। यानी छोटे बच्चों से लेकर 5-6 साल के बच्चों से लेकर और बड़ी उम्र तक के व्यक्तियों तक एजुकेशन जो है, भारतीय जो शिक्षा है, वो दी जाती थी। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सबका बहुत-बहुत
धन्यवाद। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, तो निसंदेह आप मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।